आज बात होगी दलाई लामा पर। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि दलाई लामा ने एक वीडियो संदेश 2 जुलाई 2025 को जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारा उत्तराधिकारी आएगा। इस बात को लेकर चीन को बहुत मिर्ची लगी और उत्तराधिकारी का जो इन्होंने संदेश दिया उसमें इन्होंने कहा कि मेरा यह उत्तराधिकारी किसी स्वतंत्र देश में जन्म लेगा और इससे यह संकेत मिलता है कि उसका जन्म चीन में तो नहीं होगा, चीन से कहीं बाहर होगा। संभवतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत या अन्य किसी लोकतांत्रिक देश में उस नए दलाई लामा का जन्म हो सकता है। यह घोषणा उन्होंने जब की तो 6 जुलाई 2025 को उनका जन्मदिन आता है, मतलब अपनी 90वीं जयंती मनाएंगे वो, और इसके पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की। इस बात पर कई सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। चीन तिब्बत के बौद्ध धर्म पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहता है और इसके लिए उसे अपना दलाई लामा वहां पे लाना होगा और वो चाहता है कि दलाई लामा का चयन की मंजूरी वो खुद दे और अपने अनुसार दलाई लामा की घोषणा करे। लेकिन दलाई लामा के चयन की कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब बात यह है कि चीन इस बात से थोड़ा नाखुश तो है, नाराज तो है। क्या कर सकता है चीन? चीन कई प्रकार के कदम उठा सकता है, जैसे तिब्बत के जो धार्मिक संस्थान हैं उस पर अपना और अधिक नियंत्रण बढ़ा सकता है। तिब्बत के नेताओं पर कई प्रकार का दबाव बना सकता है। तो इस तरह से कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि दलाई लामा जिसकी इतनी चर्चा हो रही है वो है कौन और उनका इतिहास क्या है? तो दलाई लामा की जो व्यवस्था है, पहली दलाई लामा की व्यवस्था 14वीं शताब्दी में शुरू हुई। कभी दूसरे कहानी में आपको बताएंगे कि कौन कौन दलाई लामा रहे, क्या क्या रहा। दलाई लामा का अर्थ होता है आध्यात्मिक शिक्षक। दलाई लामा का चयन एक आध्यात्मिक और जटिल प्रक्रिया है जो पुनर्जन्म, दर्शन और कुछ पारंपरिक परीक्षाओं पर आधारित होता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि दलाई लामा की आत्मा पुनर्जन्म लेती है, मतलब जो पहले के दलाई लामा है वो फिर से पुनर्जन्म लेंगे और नया दलाई लामा उसी आत्मा का अवतार होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि अब नए दलाई लामा का पता कैसे चले? तो इसके लिए बौद्ध लोगों ने एक व्यवस्था की है जिसमें एक समिति बनाई जाती है और इस समिति के आधार पर कुछ संकेत, कुछ दर्शन और कुछ परंपरा के आधार पर उस बच्चे का, संभावित बच्चे का तलाश किया जाता है जो अगला दलाई लामा हो सकता है। समिति तिब्बत या उसके आसपास के क्षेत्र जैसे भारत, नेपाल और भूटान में यात्रा करती है जहां पर यह संभव हो सकता है कि नया दलाई लामा जन्म लिए। समिति उन बच्चों की पहचान करती है जो आमतौर पर 2 से 5 वर्ष की आयु के होते हैं। संभावित बच्चों की जांच के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे वस्तुओं की पहचान। वस्तुओं की पहचान वाली प्रक्रिया क्या है? तो इसमें जो नया दलाई लामा बनने वाला बच्चा है उसके सामने पहले वाले दलाई लामा के कुछ वस्तुओं को रखा जाता है, जिसमें प्रार्थना की माला है, घंटी है, कुछ किताबें हैं, इसको रखा जाता है। कुछ नकली वस्तुओं को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। अब यह नए दलाई लामा जो बनने की रेस में बच्चा है उसके लिए यह जरूरी होता है कि उन सही वस्तुओं की वो पहचान करे। अगर वो सही वस्तुओं की पहचान कर लेता है जो पहले वाले दलाई लामा का है तो इन वस्तुओं के चुनने से यह पता चल जाता है कि उसकी क्षमता है कि यही दलाई लामा हो सकता है। अब इन सारे प्रक्रिया के बाद जब समिति को यह विश्वास हो जाता है कि वह सही बच्चा मिल गया है जो हमारा दलाई लामा है, तो उसे औपचारिक रूप से दलाई लामा की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब बच्चे को लहासा, यानी कि इसे धर्मशाला आप कह सकते हो, निर्वासन का क्षेत्र कह सकते हो, वहां ले जाया जाता है जहां उसे औपचारिक रूप से प्रशिक्षण दी जाती है। हमारे अभी के जो 14वें दलाई लामा हैं, इनके चयन के उदाहरण से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। हमारे जो अभी के दलाई लामा हैं उनका नाम है तेंजिन ग्वात्सो।
इनके चयन की प्रक्रिया भी एक अच्छी उदाहरण हो सकती है हम लोगों को समझने के लिए। 13वें जो दलाई लामा थे, जिसका नाम था थुबटेन ग्वात्सो, उनका निधन हो गया 1933 में। इसके बाद एक समिति बनाई गई और समिति ने नए दलाई लामा की खोज को शुरू कर दी। तब तिब्बत के आबदो क्षेत्र के तकसेर गांव में 2 वर्षीय लामहो धोंडुप, यही लामहो धोंडुप जो हैं वह तेंजिंग ग्वात्सो हैं, जो आज के वर्तमान दलाई लामा हैं। इनको खोजा गया। इन्होंने 13वें दलाई लामा के वस्तुओं का सही पहचान किया और अन्य आध्यात्मिक संकेत भी दिखाए, जिससे कि लोगों को यह पता चल जाए कि यही हमारे वास्तविक दलाई लामा हैं। 1937 में जो हमारे वर्तमान दलाई लामा हैं, उन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें लहासा ले जाकर उनको प्रशिक्षित किया गया, उन्हें शिक्षा दी गई। अब सबसे पहले यह समझने की जरूरत होती है कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म में संप्रदायों की व्यवस्था चलती है। बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय जो तिब्बत में काम करते हैं, उनमें से एक है निंगमा, दूसरा है काग्यू और तीसरे हैं साक्या और चौथा है गेलुम संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय का जिक्र आता है। गेलुम संप्रदाय जो है, इसे पीली टोपी संप्रदाय भी कहा जाता है, और क्योंकि ये जो यहाँ के भिक्षु होते हैं ये पीले रंग की टोपी पहनते हैं। गेलुक संप्रदाय बौद्ध धर्म में अनुशासन, विद्या और ध्यान पर विशेष जोर देता है और दलाई लामा इनका सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता होता है। गेलुंग संप्रदाय आज भी तिब्बत बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संप्रदाय है। जो हमारे वर्तमान के दलाई लामा हैं, जिनका नाम है तेंजिंग ग्वात्सो, ये इसी पूरे सिस्टम के या इस व्यवस्था के प्रमुख नेता हैं और उन्होंने गेलुक की शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। जैसे उनके शिक्षा से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा, अंतर धार्मिक संवाद को जोड़ा। गेलुंग संप्रदाय के विद्वान और भिक्षु दार्शनिक बहस और तांत्रिक प्रथाओं में काफी प्रसिद्ध होते हैं और काफी जानकार होते हैं। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के बौद्धिक, आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को जोड़ने का प्रयास करता है। अब समझते हैं कि चीन और तिब्बत का विवाद क्या है और आज जो यहाँ पर नया जो हमारे दलाई लामा है, इन्होंने जो अपना विचार दिया है कि हम नए दलाई लामा को लाएंगे, उसका असर क्या होगा। सबसे पहले तो यह देखना है कि चीन और तिब्बत का जो संबंध है वह राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों स्तर पर है और यहां से ही संघर्ष की शुरुआत होती है। यह संघर्ष दशकों से चलता रहा है। यह मुख्य रूप से तिब्बत की स्वायत्तता और चीन के अधिकार को लेकर हो रहा संघर्ष। तिब्बत सदियों से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहा है, जिसका अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी शासन व्यवस्था रही। इसी संदर्भ में अगर हम चीन को थोड़ा सा देखें तो चीन का इतिहास कहां से बदलता है और यह विवाद कहां से शुरू होता है, इसे समझने की जरूरत है। चीन में 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और इस कम्युनिस्ट क्रांति में जो है एक घटना हुई जिसमें माओ के नेतृत्व में चीन में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, यानी कि चीन साम्यवादी देश बन गया और वहां के कोमिंतांग पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी थी, उसके नेता चियांग काई शेक को वहां से भगा दिया गया और ये भागकर बाहर चले गए। इनके सरकार को हटाकर माओ ने अपने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना कर दी और इसी की सरकार हो गई। उस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था। इसकी अपनी सरकार थी, सेना और विदेश नीति भी इसकी अपनी थी। इस चीन की क्रांति ने माओ को पूरी तरह से जो है चीन का स्वतंत्र शासन सौंप दिया और तिब्बत को यह माओ चीन का हिस्सा मानना उसी वक्त से शुरू कर दिया। पहली बार अक्टूबर 1950 में चीन ने पूर्वी तिब्बत पर हमला बोल दिया। तिब्बत की सेना के पास पुराने हथियार थे, इनके पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, सेना की संख्या कम थी, जबकि चीन के पास अत्याधुनिक सैन्य बल था और हथियार थे जिसके आधार पर वो निश्चित रूप से तिब्बत को हरा सकती थी। चीन ने तिब्बती सेना को हरा भी दिया और हराकर एक जगह है
चांगदू उस पर कब्जा भी कर लिया। अब तिब्बत की आगे क्या प्रक्रिया रही, जब अधिकार हो गया तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर, तो तिब्बत उठा और तिब्बत चला गया संयुक्त राष्ट्र में और भारत से उसने मदद मांगी, भारत से भी मदद मांगी, लेकिन ना ही उसे संयुक्त राष्ट्र ने मदद किया और ना ही भारत ने मदद किया। कोई ठोस उसको वहां से सहयोग नहीं प्राप्त। चीन ने तिब्बती नेताओं को बंदूक की नोक पर एक समझौते के लिए बुला लिया और 23 मई 1951 को 17 सूत्रीय समझौता पर जबरन हस्ताक्षर चीन ने करा लिया तिब्बत के नेताओं से, और उसमें यह बात लिखी हुई थी कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। इस समझौते से तिब्बती सरकार ने, इस समझौते को कभी भी तिब्बती सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 17 सूत्रीय जो यह समझौता था यह जबरन तिब्बत पे थोपा गया था और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भी यह अवैध है। संयुक्त राष्ट्र ने तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव पूरी तरह से हावी रहा और आज चीन को जो है कोई इसके लिए दंड नहीं दिया गया। विश्व कम्युनिटी भी अपनी राजनीति निश्चित रूप से सेकती रही और चाइना अपना मनमानी करते रहा। उस वक्त में भारत के पास भी आकर के तिब्बत ने बहुत अपने आप को जो है सरेंडर किया, कहा कि भाई आप मुझे सहयोग कीजिए, लेकिन हम उस वक्त नेहरू की नीति में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। लेकिन जब एहसास हो गया दलाई लामा को कि अब तिब्बत रहने योग्य जगह नहीं है तो हमें वहां से निकलना चाहिए, तो आगे चल करके यही दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में आ गए और यहीं पर वो रुके। भारत ने भी बहुत सधे हुए रूप से इनको रखा भी और तरीके से जो है अपनी राष्ट्रीय पॉलिसी में ऐसी व्यवस्था बनाकर रखा जिससे कि चीन को बुरा न लगे। तो चलिए, आज की कहानी हमारी यहीं तक थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा इतिहास क्या है और इससे आपको वर्तमान को समझने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट।